चलो, गुड मॉर्निंग। कैसे रही दिवाली आप सबकी? बढ़िया। अरे जोर से बोला कर, ऐसे डर डर के क्यों बोलती है ललिता? क्या? अच्छा, मेरी कृपा से सब बढ़िया था क्योंकि मेरी क्लास ही नहीं लग रही थी, है ना? हाँ, सही है, सही है, सही है। पटाखे वटाखे जलाए कि नहीं जलाए? क्या? बाबा जी, बाबा जी। चलो, क्या कर रहे थे? न्यूट्रिशन में आ जाओ भाई। आ जाओ वापिस से। है ना? अब देखो, काम की बातें सुन लो तुम। फालतू बातें तो करते रहना बाद में। जून के अंदर अपनी एग्जाम है, पता ही है आप सबको। ठीक है। होली की छुट्टियां मिलेगी नहीं तुम्हारे को, होली तो भूल जाओगी घर पे जाना है कि नहीं जाना। होली पे कोई घर पे नहीं जाएगा। ठीक है? क्या? होली मनाने के लिए मेरे घर आ जाओगे? कोई ना, मेरे घर आ जाना, चलो कोई नहीं। ठीक है ना? घर पे तो जाना ही नहीं ना, ना तो खुद के घर पे जाना, ना किसी के घर पे जाना। हाँ। अगर ऐसे मनाना ही होता तो फिर तुम्हारे घर पे चले जाना। और क्या? मुंह पे ही मना करना पड़ता है, बाद में तो क्या। है ना? सच तो सच होता है। सही है ना? नई हेयर स्टाइल बनवा के आई है क्या? है ना? तभी ललिता ज्यादा बोल रही है। अच्छा। अब सुनो। जून के अंदर एग्जाम है। 2 महीने तो ये बच्चे अपने पास में, नवंबर दिसंबर वाले। और 5 महीने अपने पास में, 7 महीने का टाइम बचा है टोटल। जितना रिवीजन कर सकते हो उतना रिवीजन करो। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना है हमारे को। मैक्सिमम टाइम आपका रिवीजन पे होना चाहिए। और कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको एक दिन भी छोड़ना है। चाहे एनाटॉमी अपने ने 15 दिन पहले पढ़ी हो, लेकिन कम से कम 5 पेज तो डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं। हर एक सब्जेक्ट के। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको 7 दिन तक आपने हाथ नहीं लगाए हो। जितना रिवीजन करोगे उतना फायदे में रहोगे। ध्यान रखना इस चीज को। और पेपर सारे के सारे देने अपने को। बताइए आपको। ठीक है। न्यूट्रिशन की बातें करें तो न्यूट्रिशन के अंदर कुछ डिफाइन वगैरह लिखी थी अपन ने। पहले पशु पोषण का डिफाइन लिखा था, हमने कहा था पशुओं के जीवन के सुचारू एवं क्रियाशील संचालन के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है? पशु पोषण। फिर उसके बाद में चारा और दाना लिखा था अपन ने। चारे दाने के अंदर लिखा था कि जिसमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से अधिक और टीडीएन की मात्रा 60% से कम होती है, क्या कहलाते हैं? चारा या रफेज कहलाते हैं। और जिसके अंदर क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से अधिक, कम और टीडीएन की मात्रा 60% से अधिक कहलाते हैं चारा, दाना कहलाते हैं। फिर उसके बाद में क्रूड फाइबर लिखा अपन ने कि किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 3 चीजें आती है, सेल्लोज, हेमसेल्लोज और लिग्निन, ये क्या कहलाते हैं? क्रूड फाइबर कहलाते हैं। और इनके अलावा बचे हुए जो पदार्थ होंगे उनको क्या बोलेंगे? एनएफई, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। तो नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट के अंदर घुलनशील कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः शर्कराएं आती है और जो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है। उसके बाद में लिखा अपन ने ईथर एक्सट्रैक्ट। ईथर एक्सट्रैक्ट के अंदर लिखा किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित वसा की मात्रा क्या कहलाती है? ईथर एक्सट्रैक्ट। और इसका एस्टिमेशन किसके द्वारा करते हैं? सॉक्सलाइट एपरेटस के द्वारा। फिर उसके बाद में लिखा क्रूड प्रोटीन, किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित प्रोटीन की मात्रा क्या कहलाती है? क्रूड प्रोटीन। एस्टिमेशन किसके द्वारा करते हैं? जेल्डाल एपरेटस या जेल्डाल फ्लास्क के द्वारा करते हैं। तो जेल्डाल फ्लास्क के द्वारा क्रूड प्रोटीन का एस्टिमेशन ना किया जाकर किसका एस्टिमेशन करते हैं? नाइट्रोजन का एस्टिमेशन। और उस नाइट्रोजन की मात्रा को 6.25 से गुणा करने पर हमारे पास में क्या आ जाती है? क्रूड प्रोटीन की मात्रा आ जाती है। 6.25 से गुणा क्यों किया है? क्योंकि हमने मान के चले हैं कि सभी प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 16%। और 100 के अंदर 16 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6.25 आ जाएगा। यहां तक कर लिया था। और क्या लिखा था इसके आगे? फिर टीडीएन लिखने वाले थे अपन, है ना? हेडिंग डालो टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। ये क्या कहलाता है? टीडीएन। लाइव वालों को गुड मॉर्निंग भाई, राम राम, जय श्री श्याम, राधे राधे। टीडीएन। टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट। टीडीएन के लिए कहा था अपने कि किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित कुल ऊर्जा क्या कहलाती है? टीडीएन कहलाती है। लिखो। किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित कुल ऊर्जा, हेडिंग डालोगे टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। टीडीएन, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। लिखो, किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित कुल ऊर्जा, किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित कुल ऊर्जा
किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित कुल ऊर्जा किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित कुल ऊर्जा जिसे पशु शरीर ग्रहण कर सकता है, जिसे पशु शरीर ग्रहण कर सकता है, टीडीएन कहलाती है। इसे भार या प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। इसे भार या प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। सर लाइव टेस्ट और रिकॉर्डेड टेस्ट में क्या फर्क है? लाइव टेस्ट के अंदर रिजल्ट आपका साथ के साथ बता देता है कि भाई सही ही किया है या गलत किया है। रिकॉर्डेड टेस्ट के अंदर आप अपने हिसाब से सॉल्यूशन करते हो। इसे भार या प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। इसे भार या प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ठीक है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन कौन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन से किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, खनिज लवणों से किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, पानी से किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट को किससे डिनोट करते हैं अपन? क्रूड फाइबर से, सही है, या फिर एनएफई से। दोनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन हो गए। प्रोटीन को और वसा को ईथर एक्सट्रैक्ट। ठीक है। इन सबके आगे एक वर्ड लगाते हैं डी, और डी का मतलब होता है डाइजेस्टिबल। क्या मतलब होता है? डाइजेस्टिबल क्रूड फाइबर, डाइजेस्टिबल नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, डाइजेस्टिबल ईथर एक्सट्रैक्ट। ठीक है। इन सबको मिला दिया जाए और इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाए, परसेंटेज के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा? टीडीएन। और ये टीडीएन भी किसके अंदर आएगा? प्रतिशत के अंदर ही आएगा। ठीक है। थोड़ा सा एक करेक्शन करते हैं हम, इसको गुणा करते हैं 2.25 से। किसको? ईथर एक्सट्रैक्ट को, है ना। 2.25 से गुणा क्यों कर रहे हैं, इसका कारण भी सुन लो। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले वसा के अंदर ऊर्जा की मात्रा 2.25 गुना अधिक होती है। कितने गुना अधिक होती है? 2.2। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि वसा से 9.3 किलो कैलोरी। तो ये कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले कितने गुना ज्यादा है? 2.25 गुना ज्यादा है। तो प्रतिशत में इक्विवेलेंट लाने के लिए, जैसे अपन ने 100 में 16 का भाग दिया था ना, वैसे ही यहां पर किससे गुणा करना पड़ेगा? 2.25 से। तो टीडीएन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों से कुल उत्पादित ऊर्जा आ जाती है। डाइजेस्टिबल वर्ड इसलिए काम में लिया है जिसे पशु शरीर ग्रहण कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है उतनी ऊर्जा। और 2.25 से गुणा क्यों किया है? क्योंकि वसा से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले 2.2 गुना ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है। इन तीनों को मिलाकर ही अपन ने क्या नाम दिया है? टीडीएन। क्या नाम दिया है? टीडीएन। क्लियर? तो टीडीएन किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित कुल ऊर्जा, ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करेंगे? 3, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट को किससे डिनोट किया था? सीएफ और एनएफई। अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट तो किस में आएंगे? क्रूड फाइबर के अंदर। और घुलनशील कार्बोहाइड्रेट किस में आएंगे? एनएफई के अंदर। प्रोटीन किस में आएगा? क्रूड प्रोटीन में, सीपी के अंदर। और वसा किस में आएगी? ईथर एक्सट्रैक्ट के अंदर। ईथर एक्सट्रैक्ट को 2.25 से गुणा क्यों किया? क्योंकि वसा के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले 2.25 गुना ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है, इसीलिए। ठीक है। फॉर्मूला लिखो, टीडीएन बराबर प्रतिशत, टीडीएन बराबर प्रतिशत, टीडीएन बराबर प्रतिशत, टीडीएन बराबर प्रतिशत डीसीएफ, प्रतिशत डीएनएफई, प्रतिशत डीसीपी
और डी को 2.25 से गुणा करना है हमारे को। ध्यान रखना यहां पर प्लस नहीं है, गुणा किया अपन ने। ठीक है ना? लिखो इसके अंदर, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। वसा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के मुकाबले, वसा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के मुकाबले, वसा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के मुकाबले 2.25 गुना, वसा में कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के मुकाबले 2.25 गुना अधिक ऊर्जा पाई जाती है। वसा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के मुकाबले 2.25 गुना ऊर्जा अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इसीलिए इसको किससे गुणा किया है? 2.25 से गुणा किया। क्लियर है? दिक्कत यहां तक? ठीक है। टोटल एच लिखा था क्या अपन ने? टीए नहीं लिखा? टोटल एच, इसको बोलते हैं टीए। किसी भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को तो क्रूड फाइबर और एनएफई से डिनोट करते हैं, प्रोटीन को क्रूड प्रोटीन से, और वसा को ईथर एक्सट्रैक्ट से। लेकिन उसके अलावा उसमें मिनरल्स भी तो होते हैं ना, खनिज लवण भी तो होते हैं, और उस खनिज लवण को किससे डिनोट करते हैं? टोटल एच से। एस्टिमेशन कैसे करते हैं इसका? 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे के लिए किसमें डालेंगे? मफल फर्नेस के अंदर। तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगी? टोटल एच। और इसके अंदर मेनली अकार्बनिक लवण आएंगे, अकार्बनिक तत्व किसके अंदर आएंगे? टोटल एच के अंदर। तो कोई भी खाद्य पदार्थ है, अगर आप कोई सा भी खाद्य पदार्थ, कुछ भी हो, रोटी हो, कुछ भी हो, अगर आपने 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे के लिए मफल फर्नेस के अंदर अगर रख दिया, तो पानी वानी तो सारा उड़ जाएगा, और बचा हुआ जो राख बचेगी बेसिकली, उस राख को ही अपन क्या बोलेंगे? टोटल एच। और इसके अंदर क्या आएंगे? ठीक है। तो सोक्सलेट एपरेटस के द्वारा तो किसका एस्टिमेशन किया जाता है? ईथर एक्सट्रैक्ट का। जेल्डाल फ्लास्क के द्वारा क्रूड प्रोटीन का। और मफल फर्नेस के द्वारा टोटल एच। लिखो टोटल एच, टीडीएन के बाद में टोटल एच। टोटल एच। टोटल एच लिखो। जब किसी खाद्य पदार्थ को, जब किसी खाद्य पदार्थ को, जब किसी खाद्य पदार्थ को, जब किसी खाद्य पदार्थ को 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब किसी खाद्य पदार्थ को 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब किसी खाद्य पदार्थ को 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे के लिए, जब किसी खाद्य पदार्थ को 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मफल फर्नेस में जलाया जाता है, मफल फर्नेस में जलाया जाता है, मफल फर्नेस, हिंदी के अंदर मफल भट्टी लिख लेना इसको नाम, मफल भट्टी में जलाया जाता है, तो जलाया जाता है तो बचा हुआ अकार्बनिक भाग, तो बचा हुआ अकार्बनिक भाग, तो बचा हुआ अकार्बनिक भाग टोटल एच कहलाता है। तो बचा हुआ अकार्बनिक भाग
बचा हुआ अकार्बनिक भाग टोटल एश कहलाता है। क्या कहलाता है? टोटल एश। टोटल एश कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से इसमें मुख्य रूप से इसमें मुख्य रूप से खनिज लवण तथा अकार्बनिक तत्व आते हैं। इसमें मुख्य रूप से खनिज लवण तथा अकार्बनिक तत्व आते हैं। खनिज लवण तथा अकार्बनिक तत्व आते हैं। इसमें मुख्य रूप से खनिज लवण तथा अकार्बनिक तत्व आते हैं। किसके अंदर आएंगे? टोटल एश के अंदर। क्लियर? एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिबिलिटी। डाइजेस्टिबिलिटी शुद्ध हिंदी के अंदर इसको पाचकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचकता, डाइजेस्टिबिलिटी। ठीक है। आपने कोई कार्बोहाइड्रेट खाया, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपने खा लिया शरीर के अंदर, इसका क्या हुआ? पाचन हो गया। पाचन के बाद में अवशोषण होगा। ठीक है। अवशोषण के बाद में 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट था, वो मल के द्वारा बाहर निकल गया, यानी कि अवशोषण कितने ग्राम का हो गया? 80 ग्राम का। तो किसी भी खाद्य पदार्थ की वो मात्रा जिसे पाचन के बाद पशु शरीर ग्रहण करता है, वो उसकी क्या कहलाती है? पाचकता कहलाएगी, डाइजेस्टिबिलिटी कहलाएगी। और किसी की भी डाइजेस्टिबिलिटी 100% नहीं होती है। अगर 100% डाइजेस्टिबिलिटी हो जाएगी, इसका मतलब मल का निर्माण नहीं होगा। सब कुछ ही पचा गया तो सबकी डाइजेस्टिबिलिटी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वरी करती है हमारी। और इसे हमेशा प्रतिशत के अंदर व्यक्त करेंगे। किसके अंदर? प्रतिशत के अंदर। क्लियर? डिफाइन लिखो इसके पहले, हेडिंग डालो डाइजेस्टिबिलिटी या पाचकता। डाइजेस्टिबिलिटी या पाचकता। क्या बात है? आज तो क्लास लेने के लिए विराट कोहली आए हैं, टेस्ट में रन तो बन नहीं रहे इनसे, है ना? और क्या, एलएसए की तैयारी करेंगे विराट कोहली जी, और करेंगे क्या? डाइजेस्टिबिलिटी, पाचकता। लिखो, किसी विशेष पोषक तत्व की वह मात्रा, किसी विशेष पोषक तत्व की वह मात्रा, किसी विशेष पोषक तत्व की वह मात्रा जो पाचन के बाद शरीर में बच जाती है। किसी विशेष पोषक तत्व की वह मात्रा जो पाचन के बाद शरीर में बच जाती है। जो पाचन के बाद शरीर में बच जाती है। जो पाचन के बाद शरीर में बच जाती है, वह उस पोषक तत्व की, वह उस विशेष पोषक तत्व की, वह उस विशेष पोषक तत्व की पाचकता कहलाती है। वह उस विशेष पोषक तत्व की पाचकता कहलाती है। वह उस विशेष पोषक तत्व की पाचकता कहलाती है। ठीक है। तो कोई भी विशेष पोषक तत्व होगा, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वसा हो सकती है, प्रोटीन हो सकती है, कोई भी पोषक तत्व, है ना, विटामिन हो सकता है, पानी भी हो सकता है। ठीक है। तो पाचन के बाद में शरीर के अंदर बच जाएगी, तो ही उसे अपन क्या बोलेंगे? पाचकता। ठीक है ना? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 100 ग्राम खाया था, 80 ग्राम शरीर ने ग्रहण कर लिया और 20 ग्राम बाहर निकाल दिया, तो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी कितने प्रतिशत हुई? 80%। 80 ग्राम नहीं, प्रतिशत। लिखो, इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। 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 किस में व्यक्त करते हैं? प्रतिशत के अंदर।
क्लियर? ठीक है, कुछ डिफाइंस और है हमारे पास में। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, हमारे पास में फीड, भोज्य पदार्थ, एक आता है फूड जिसको आप बोलते हो भोजन, एक आता है डाइट जिसको आप बोलते हो खुराक, और एक आता है हमारे पास में राशन जिसको आप बोलते हो आहार। क्या बोलते हैं? आहार। ठीक है, क्या क्या होता है भाई? पहले तो बताओ फूड क्या होता है, फीड क्या होता है? फूड भोजन, भोजन क्या है? रोजाना करते हो ना भोजन? 24 घंटे के अंदर लिया गया भोजन भोजन कहलाएगा। ऐसा बोलने से पहले सोचते नहीं, इसका मतलब तो है ना, सोचना क्या है। वेरी गुड। और कोई बोलना चाहेगा? अच्छा, खाना खाते हो जिससे रात को आपने खाना खाया होगा, क्या क्या खाया होगा? नहीं खाया, बस के अंदर थे? खाया, खाया तो होगा कल। क्या क्या खाया नया ने? नया बताइए, क्या क्या खाया था? रोटी खाई? क्या खाई थी बता? कुछ ही नहीं खाई? दलिया खाई थी? अच्छा, जैसे मान लो डिनर के अंदर आपने रोटी खाई, एक दो सब्जी रही होगी, दही ले लिया आपने, है ना? क्या क्या था? खरबूजा? अच्छा, व्रत व्रत में भी एक टाइम तो खाते हैं। हाँ तो मैं भी शाम का ही पूछ रहा था। भिंडी, भिंडी, चलो ठीक है। एक सब्जी रही होगी, दो तीन रोटी रही होगी, उसके अलावा थोड़ा सा दही ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, सलाद लिया होगा। ये सारा का सारा मिलकर क्या बनाते हैं? भोजन। लेकिन अगर इसको अलग अलग कर दिया जाए, रोटी को अलग कर दो, सब्जी को अलग कर दो, दही को अलग कर दो, छाछ को अलग कर दो, सलाद को अलग कर दो, तो ये अलग अलग क्या कहलाएंगे? भोज्य पदार्थ। भोजन के किसी एक अवयव को क्या कहते हैं? और बहुत सारे भोज्य पदार्थ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? फर्क समझ में आ गया? ठीक है, डाइट और आहार के राशन की बात करते हैं। एक बार भूख लगी, आपको भूख लग गई, आपने कुछ भी खा लिया, कुछ भी से मतलब कुछ भी, जिससे आपकी भूख मिट गई, वो मात्रा क्या कहलाएगी? खुराक। ठीक है, अब भूख आपको 4 बार लगी, आपने 4 बार कुछ खा लिया, 24 घंटे के अंदर दौरान जितनी बार भी भूख लगी और जो कुछ भी आपने खाया, वो आपका क्या कहलाएगा? आहार। आपको 2 बार भूख लग रही है, आपने 2 बार खा लिया, तो दोनों बार का मिलाकर क्या हो गया? आहार। लेकिन एक बार सिंगल बार भूख मिटाने के लिए ग्रहण की गई भोजन की मात्रा क्या कहलाएगी? खुराक। जैसे अगर पीजी में रहते हो या फिर टिफिन मंगवाते हो, तो वो आपको 2 डाइट देता है आपको, उसको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ 2 बार ही भूख लगती है, एक बार सुबह एक बार शाम को। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। भूख लग रही थी, आपने भूख को मिटाने के लिए अगर पानी भी पी लिया, तो वो पानी भी अपने आप के अंदर क्या बन गई? खुराक। ठीक है, लिखो पहले, भोज्य पदार्थ लिखोगे फीड, लिखोगे फीड या भोज्य पदार्थ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना भाई इसको, फीड या भोज्य पदार्थ लिखो इसके अंदर। भोजन के किसी एक अवयव को भोजन के किसी एक अवयव को, ब्रैकेट में लिखोगे, सिंगल आर्टिकल ऑफ फूड, फीड कहलाता है। भोजन के किसी एक अवयव को फीड कहते हैं। सिंगल आर्टिकल ऑफ फूड इज नोन एज फीड। भोजन के किसी एक अवयव को क्या कहते हैं? फीड। ठीक है, नेक्स्ट लिखो फूड, भोजन। फूड,
लिखो बहुत सारे भोज्य पदार्थ मिलकर, 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 ब्रैकेट में लिखोगे फीड, भोज्य पदार्थ के ब्रैकेट में लिखोगे फीड, भोजन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे भोज्य पदार्थ मिलकर भोजन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थों को क्या कहा है? फीड, मिलकर भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप भोज्य पदार्थ खाते हो कि भोजन खाते हो? भोजन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो डाइट या खुराक, नेक्स्ट लिखो डाइट या खुराक। डाइट या खुराक, डाइट या खुराक लिखो। पशु द्वारा एक बार भूख को मिटाने के लिए, पशु द्वारा एक बार भूख को मिटाने के लिए, पशु द्वारा एक बार भूख को मिटाने के लिए, पशु द्वारा एक बार भूख को मिटाने के लिए ग्रहण की गई, ग्रहण की गई भोजन की मात्रा, पशु द्वारा एक बार भूख को मिटाने के लिए ग्रहण की गई भोजन की मात्रा, ग्रहण की गई भोजन की मात्रा, ग्रहण की गई भोजन की मात्रा डाइट या खुराक कहलाती है। डाइट या खुराक कहलाती है। ठीक है, एक बार भूख लगने पर आपने जो कुछ भी खा लिया वो आपकी क्या कहलाएगी? डाइट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो राशन। भूख मिटनी चाहिए भाई, भूख बड़ी चीज है, उस भूख के कारण ही आप यहां पर बैठे हुए। अगर आपको भूख ही नहीं लगती तो आपको खाने की आवश्यकता नहीं थी, खाने की आवश्यकता नहीं थी तो आपको कमाने की आवश्यकता नहीं थी, और कमाने की आवश्यकता नहीं थी तो एलआईसी की तैयारी नहीं कर रहे होते, है ना? मजे मारते आराम से। पापी पेट का सवाल है। लिखो राशन या आहार, लिखो पशु द्वारा 24 घंटे में, पशु द्वारा 24 घंटे में, पशु द्वारा 24 घंटे में ग्रहण की गए, ग्रहण किए गए कुल भोजन की मात्रा, पशु द्वारा 24 घंटे में ग्रहण किए गए कुल भोजन की मात्रा, कुल भोजन की मात्रा क्या कहलाती है? राशन या आहार। ये क्या कहलाएगी? आहार। ठीक है, चारों ऑप्शन है। क्वेश्चन इस प्रकार से कि पशु द्वारा 24 घंटे में एक बार भूख लगने पर ग्रहण की गई भोजन की मात्रा क्या कहलाती है? क्या? वापिस से सुन लो, अरे वापिस से सुन लो, वापिस से। पशु द्वारा 24 घंटे में एक बार ग्रहण की गई भोजन की मात्रा, एक बार क्या कहलाएगी? ठीक है ना? 24 घंटे देख के राशन राशन मत चिल्ला देना तुम, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है कि क्या दिया है उसके अंदर। क्लियर? तो एक बार भूख लगे, चाहे 2 बार भूख लगे, चाहे 10 बार भूख लगे, क्या करके आना है? डाइट। लेकिन 24 घंटे में कुल भोजन वो क्या कहलाएगा? दिक्कत यहां तक नहीं। देखो इधर 3 टर्म है हमारे पास में, एक है बैलेंस राशन, इसको बोलते हैं संतुलित आहार,
एक है आइडियल राशन, इसको बोलते हैं आदर्श आहार। एक आता है मेंटेनेंस राशन, इसको बोलते हैं जीवन निर्वाह आहार। तीनों के नाम के आगे वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? आहार। इसका मतलब कितने घंटे में देंगे? 24 घंटे में। ठीक है, हमारे को आगे जितनी भी बातें करनी है वो संतुलित आहार की करनी है, यानी कि 24 घंटे के दौरान ही आपको देना है। अब आप उस 24 घंटे के अंदर जितना भी कैलकुलेशन हम करेंगे उसको 2 बार में दे दो, 3 बार में दे दो, 4 बार में दे दो, वो आपकी इच्छा है आप कितने बार में देना चाहते हो। यानी कि हम टोटल जो कैलकुलेशन करेंगे वो किसकी करेंगे? आहार की। ठीक है, अब डाइट कितनी बनाना चाहते हो ये आपकी इच्छा है कि आप उसको 2 बार में दे दो, आप उसको 3 बार में दे दो, आप उसको 4 बार में दे दो, कितने बार में दे सकते हो वो आपकी इच्छा है। तो आगे जितनी भी बातें करेंगे वो किसकी करेंगे? आहार की। आहार वर्ड आया है तीनों के अंदर, इसका मतलब 24 घंटे के दौरान ही हमारे को देना है। ठीक है, पहले बात करते हैं बैलेंस राशन की, संतुलित आहार की। बैलेंस राशन के अंदर जब डिफाइन करने की बात आती है तो हम कहते हैं कि आहार की वह मात्रा जिससे पशु की सभी आवश्यकताएं, सभी आवश्यकताएं, आवश्यकता क्या क्या हो सकती है पशु की? खुद को जिंदा रखना है पहली बात तो, जीवन निर्वाह, खुद को जिंदा रखने के लिए, सही है। उसके बाद में उसको वृद्धि भी करनी है, ग्रोथ भी करनी है, उसको उत्पादन भी देना है। कुछ भी हो सकता है उत्पादन के नाम पे, दूध भी हो सकता है, बाल भी हो सकते हैं, ऊन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा इसको प्रजनन भी करना है, पीढ़ी को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा इसको कार्य भी करना है। इतनी इसकी आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो आहार की वह मात्रा जिससे पशु की सभी आवश्यकताएं, आवश्यकता कौन कौन सी हो सकती है? जीवन निर्वाह हो सकती है, ये पूरी हो, पहली बात। ठीक है ना, सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो। दूसरी बात, सभी आवश्यक पोषक तत्व, सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा के अंदर भी होने चाहिए और अनुपात के अंदर भी होने चाहिए। ऐसे आहार को ही हम क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। ठीक है, यानी कि आहार की वह मात्रा जिससे पशु की सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो, सभी आवश्यकताओं के अंदर जीवन निर्वाह आ गया, वृद्धि आ गया, उत्पादन आ गया, प्रजनन हो गया, कार्य आ गया, ये पूरी हो। और जितने भी पोषक तत्व हैं आवश्यक, कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, वसा हो सकती है, प्रोटीन हो सकती है, खनिज लवण, विटामिन, पानी, ये सारे के सारे उचित मात्रा के अंदर भी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ अनुपात भी उनका सही होना चाहिए। तो उसे अपन क्या बोलेंगे? बैलेंस राशन, संतुलित आहार बोलेंगे, है ना। जिनको नींद आ रही है वो मुंह धो के आ सकते हैं, मैं कभी मना नहीं कर सकता। जाओ, दिक्कत यहां तक? अरे नाम लेके बोलू तब जाओगे क्या? जाओ सर जाओ, मुंह धो के आओ, जाने दो भी सर को। ऐसे को रोकता हूँ क्या तुम्हारे को मैं? कि रोका कभी तुम्हारे को? नहीं रोकता, जाएगा और आराम से, क्या है। तो बैलेंस राशन तो वो होगा जिससे सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो और सभी आवश्यक पोषक तत्व तो उचित मात्रा और अनुपात के अंदर हो, ऐसे आहार को अपन क्या बोलेंगे? बैलेंस राशन। क्लियर है? ठीक है, आइडियल राशन। आइडियल राशन की अगर बात करते हैं तो ये संतुलित आहार ही है। क्या है? बैलेंस राशन है ना। लेकिन इसे हम किसके आधार पर देते हैं? शरीर भार के आधार पर, बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप दे दोगे तो उसे अपन क्या बोल देंगे? आइडियल राशन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अपन प्रोडक्शन राशन, मेंटेनेंस राशन, वहां पर लिखेंगे 100 किलो शरीर भार पर इतना आहार देना चाहिए, इतना दाना देना चाहिए, इतना चारा देना चाहिए। तो वो अगर शरीर भार के आधार पर अगर आप देने लगे हो तो उसी संतुलित आहार को अपन क्या नाम दे देते हैं? आइडियल राशन बोल देते हैं। ठीक है, तो संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु के शरीर भार के अनुसार दी जाती है वो क्या कहलाती है?
आइडियल राशन। ठीक है, अब आते हैं मेंटेनेंस राशन के ऊपर। ये भी संतुलित आहार ही है। क्या है? संतुलित आहार। लेकिन ये सिर्फ आपको जिंदा बना रहने के लिए, जीवित बने रहने के लिए। मान लो अंबानी की औलाद होते, तैयारी की जरूरत पड़ती क्या? सोच के कितना अच्छा लग रहा है है ना? खाने के लिए भोजन आ रहा है अपने आप, रोबोट लग रहे हैं, पड़े हो बेड के ऊपर, टेम्परेचर मेंटेन हो रखा है, सारी की सारी चीजें। पीले, चल तू ही पीले जा, ठीक है ना? जरूरत है तेरे को ज्यादा, ठीक है ना? तो आपको सिर्फ जीवित रहना है, जिंदा रहना है, काम अपने को कुछ नहीं करना। अपन अंबानी की औलाद अपन काम करेंगे? अपने तो बहुत नीचे लगे हुए हैं, स्टाफ लगा रखा है अपने, खाना खिलाने के लिए रोबोट आ रहे हैं। लेकिन शरीर को जिंदा बनाना रहने के लिए, उपापचय क्रियाओं को बनाना रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता तो पड़ेगी, और उस एनर्जी के लिए आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। उस मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस राशन। क्या बोलेंगे? मेंटेनेंस राशन। तो सिर्फ जीवित बने रहने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? लेकिन मेंटेनेंस राशन से आपको स्वस्थ बने रहना है, हेल्थी बने रहना है, लेकिन शरीर भार के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। शरीर भार के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे राशन को अपन क्या बोलेंगे? मेंटेनेंस राशन। आपका शरीर भार ना तो बढ़ना चाहिए, ना ही घटना चाहिए, और आपको हेल्थी भी बने रहना है। ऐसे आहार को अपन क्या बोलेंगे? मेंटेनेंस राशन। तो दोनों संतुलित आहार ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप दे किस हिसाब से रहे हो। सिर्फ जिंदा बने रहने के लिए दे रहे हो तो मेंटेनेंस राशन है, अगर शरीर भार के आधार पर दे रहे हो तो आइडियल राशन। ठीक है। खुद संतुलित आहार क्या होगा? जो पशु की आवश्यकताओं के अनुसार दिया जाएगा, और जिसमें पशु शरीर के आवश्यक जितने भी पोषक तत्व होंगे वो उचित मात्रा के अंदर होंगे और अनुपात के अंदर होंगे। ऐसे आहार को ही अपन क्या बोलेंगे? बैलेंस राशन। फर्क समझ में आया तीनों का? लिखो डिफाइन। पहले लिखा था राशन, अब लिखोगे बैलेंस राशन। बैलेंस राशन, बैलेंस राशन, संतुलित आहार। बैलेंस राशन, संतुलित आहार, संतुलित आहार। लिखो इसके अंदर, आहार की वह मात्रा, आहार की वह मात्रा, आहार की वह मात्रा, आहार की वह मात्रा जिससे पशु शरीर की सभी आवश्यकताएं, आहार की वह मात्रा जिससे पशु शरीर की सभी आवश्यकताएं, जिससे पशु शरीर की सभी आवश्यकताएं, जिससे पशु शरीर की सभी आवश्यकताएं, ब्रैकेट में लिखोगे जीवन निर्वाह, वृद्धि, उत्पादन, प्रजनन, कार्य इत्यादि। जीवन निर्वाह, वृद्धि, उत्पादन, प्रजनन, कार्य। आहार की वह मात्रा जिससे पशु शरीर की सभी आवश्यकताएं, जीवन निर्वाह, वृद्धि, उत्पादन, प्रजनन, कार्य इत्यादि पूर्ण हो, पूर्ण हो, तथा जिसमें, तथा जिसमें, तथा जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, तथा जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, तथा जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा तथा अनुपात में हो, तथा जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा तथा अनुपात में हो, उचित मात्रा तथा अनुपात में हो, संतुलित आहार कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। तो आहार की वह मात्रा जिससे पशु की सभी आवश्यकताएं, वृद्धि, उत्पादन, प्रजनन, जीवन निर्वाह इत्यादि पूर्ण हो, तथा सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में हो और अनुपात के अंदर हो, उसे ही अपन क्या बोलेंगे?
बैलेंस राशन। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो आइडियल राशन या आदर्श आहार। आइडियल राशन या आदर्श आहार। आइडियल राशन या आदर्श आहार। ठीक है, वर्ड देख रहे हैं यहां पर, संतुलित आहार के अंदर सिर्फ आहार लिखा था डिफाइन के अंदर कि आहार की वह मात्रा, यहां पर लिख रहे हैं संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु के शरीर भार के अनुसार दी जाती है। लिखो संतुलित आहार की वह मात्रा, संतुलित आहार की वह मात्रा, संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु के शरीर भार के अनुसार दी जाती है। संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु के शरीर भार के अनुसार दी जाती है। संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु के शरीर भार के अनुसार दी जाती है आदर्श आहार कहलाता है। संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु के शरीर भार के अनुसार दी जाती है, जो पशु के शरीर भार के अनुसार दी जाती है आदर्श आहार कहलाती है। ठीक है, मेंटेनेंस राशन सिर्फ मेंटेन करने के लिए है ना, खुद को मेंटेन करना है, ना उसको वृद्धि करनी है, ना उसको प्रजनन करना है, ना उसको कार्य करना है, ना उसको उत्पादन करना है, सिर्फ खुद को मेंटेन करना है। शरीर भार के अंदर वृद्धि नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिखो मेंटेनेंस राशन या जीवन निर्वाह आहार। 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 लिखो संतुलित आहार की वह मात्रा, संतुलित आहार की वह मात्रा, संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु शरीर को स्वस्थ बने रहने के लिए, जो पशु शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, जो पशु शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, जो पशु शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए तथा जीवित बने रहने के लिए। संतुलित आहार की वह मात्रा जो पशु शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए तथा जीवित बने रहने के लिए, तथा जीवित बने रहने के लिए, तथा जीवित बने रहने के लिए आवश्यक होती है, जीवित बने रहने के लिए आवश्यक होती है, जीवित बने रहने के लिए आवश्यक होती है, जीवन निर्वाह आहार कहलाता है। 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 ठीक है, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। जीवन निर्वाह आहार से पशु के शरीर भार में, जीवन निर्वाह आहार से पशु के शरीर भार में, जीवन निर्वाह आहार से पशु के शरीर भार में जीवन निर्वाह आहार से पशु के शरीर भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पशु के शरीर भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जीवन निर्वाह आहार से पशु के शरीर भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन से आहार से पशु के शरीर भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर, दिक्कत यहां तक चला? चलो चलो देखो इधर, खेत था, खेत के अंदर मैंने ज्वार उगाई है, ये पत्तियां हैं इसकी, बीच बीच के अंदर ज्वार भी लग गई इसके अंदर थोड़ी थोड़ी। ठीक है, इस ज्वार को ऐसे ही आपने काटा और पशु को खिला दिया, इसको कहेंगे फोडर। क्या कहेंगे? फोडर।
किसी भी फसल का जमीन है, ये जमीन से ऊपर व हवा में स्थित भाग क्या कहलाएगा? फोडर। क्या कहलाएगा? फोडर। ठीक है, कुछ भी नहीं किया आपने, बस काटा और पशुओं को खिला दिया, इसको क्या बोलेंगे? फोडर। ठीक है, गेहूं जो भी उगाए थे, लेकिन काट के खिलाते हैं क्या ऐसे? नहीं, अपन पहले क्या करते हैं, दाने निकाल लेते हैं उनके। ठीक है, तो दाने निकालने के लिए अपन थ्रेशर के अंदर डालते हैं उनको। ठीक है, तो थ्रेशर में डालने के बाद में दाने निकालने के पश्चात, दाने निकालने के पश्चात बचा हुआ उप उत्पाद, उप उत्पाद, उस उप उत्पाद को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रा या तूड़ा। क्या बोलेंगे? स्ट्रा या तूड़ा। आपने काटा, फसल पक गई, आपने पूरे के पूरे फोल्डर को काट लिया, काटने के बाद में थ्रेशर में डाला आपने, थ्रेशर में से दाने अलग हो गए और बाकी चारा अलग हो गया, उस चारे को ही अपन ने क्या नाम दिया? स्ट्रा या तूड़ा। गेहूं निकाल सकते हो, बाजरा निकाल सकते हो, आप कुछ भी निकाल लो इसके अंदर से। ठीक है, यही फसल थी बाजरे की। किसकी थी? बाजरे की। बाजरे के सिट्टे लग रहे थे। ठीक है, आपने देखा बाजरा कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? काट के पहले पूरी फसल को काट के थ्रेशर में डाल देते हैं, तो सिट्टे को काट लेते हैं, फिर बचा हुआ जो होता है उसको कड़ब बोलते हैं अपन, बोलते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, अगर इसको काट लेते हो आप, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसको अपन बोलते हैं ईयर या हस्क। अगर इसको काट लेते हो तो बाकी बचा हुआ जो भाग है, इसको बोलते हैं स्टोवर। क्या बोलते हैं? स्टोवर। थोड़ा सा समझने के हिसाब से अगर देखा जाए तो खाकला जो होता है, गेहूं का चारा जो होता है, उसको तो बोलते हैं स्ट्रा। कड़ब जो होती है, कड़ब को क्या बोलते हैं? स्टोवर। और जो डायरेक्ट हरी मात्रा के अंदर आप खिला रहे हो उसको फोडर। क्या बोलेंगे? फोडर। समझ में आया तीनों का फर्क क्या है? कि जो गेहूं दालें वगैरह निकालने के बाद में जो बच गया, उसको तो अपन ने क्या नाम दिया? स्ट्रा। अगर आपने सिट्टे सिट्टे तोड़ लिए और बाकी का पूरा बच गया हमारे पास में पौधा, उसको क्या कहा? स्टोवर। और अगर आपने कुछ भी नहीं किया, डायरेक्ट काटा और पशुओं को खिला दिया, उसको क्या बोलेंगे? फोडर। क्लियर है? दिक्कत यहां था? डिफाइन लिखो। सबसे पहले लिखोगे फोडर। फोडर। फोडर लिखो। किसी भी फसल का, किसी भी फसल का, किसी भी फसल का फोडर, किसी भी फसल का जमीन से ऊपरी व हवा में स्थित भाग, किसी भी फसल का जमीन से ऊपरी व हवा में स्थित भाग, जमीन से ऊपरी व हवा में स्थित भाग, जमीन से ऊपरी व हवा में स्थित भाग फोडर कहलाता है। फोडर कहलाता है। जमीन से ऊपरी व हवा में स्थित भाग फोडर कहलाता है। नेक्स्ट लिखो स्ट्रा या तूड़ा। स्ट्रा या तूड़ा। स्ट्रा या तूड़ा लिखो। फसल में से, फसल में से अनाज, दालें, दाल दाल दालें अथवा दाने निकालने के पश्चात, फसल में से अनाज, दालें अथवा दाने निकालने के पश्चात, दाने निकालने के पश्चात, निकालने के पश्चात बचा हुआ उप उत्पाद, बचा हुआ उप उत्पाद, बचा हुआ उप उत्पाद, उत्पादन नहीं, उत्पाद,
स्ट्रा या तूड़ा कहलाता है। उप उत्पाद स्ट्रा या तूड़ा कहलाता है। ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? स्टोवर। स्टोवर फोल्डर के अंदर से अगर ऊपर वाले पोर्शन ईयर, हस्क या हेड को हटा देंगे तो बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? लिखो। किसी भी फसल से, किसी भी फसल से, किसी भी फसल से ईयर, हस्क या हेड, गुड मॉर्निंग बॉस, ईयर, हस्क या हेड को हटाने के बाद, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बॉस, कैसे हो? क्या? नहीं नहीं बॉस, थोड़ा सा बिजी था क्लास में। चलो फ्री होके करता हूँ मैं ना, 2 बजे बाद में। ठीक। क्या लिखा? किसी भी फसल में हीयर, हस्क या हेड को हटाने के बाद बचा हुआ, बचा हुआ जमीन से ऊपरी व हवा में स्थित भाग, बचा हुआ जमीन से ऊपरी व हवा में स्थित भाग, जमीन से ऊपरी व हवा में स्थित भाग, जमीन से ऊपरी व हवा में स्थित भाग क्या कहलाएगा? स्टोवर कहलाता है। स्टोवर कहलाता है। क्या? हाँ, मक्का भी इसी कैटेगरी में आएगी। ठीक है ना। अगर डायरेक्ट थ्रेसर में डाल रहे हो आप पौधे को काट कर और दाने अलग हो गए तो उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रा, है ना। भुट्टा तोड़ लिया आपने, सिट्टा तोड़ लिया, अब आपने पूरा को पूरा रख लिया ऐसे कैसे, तो उसे अपन ने क्या बोल दिया? स्टोवर। तो नॉर्मल रूप से अगर देखा जाए तो कड़ब जिसको बोलते हैं ना अपन, वो कड़ब तो है स्टोवर, और जो खाकला है वो है तूड़ा, और जो जवार या जवार आपने काटी है, जमीन सही थी, जवार निकली नहीं, हरी जवार, वो अपने आप के अंदर क्या कहलाएगी? फोडर। क्लियर? 3 नाम आते हैं और हमारे पास में, हल, हस्क और शेल। पहले नंबर पे क्या है? दूसरे पे और तीसरे पे शेल। तीनों के तीनों छिलके हैं। क्या है? छिलके। ठीक है। इमेजिन करो, मटर के छिलके देखे, सेम की फली आती है, जो फलियां होती है फलियों के छिलके, वो तो क्या कहलाए? हल। मटर, सेम, कपास इत्यादि के छिलके क्या कहलाएंगे? हल। ठीक है। जो देखा, चना देखा, दालें होती है, उनके ऊपर भी छिलके होते हैं, उनके छिलकों को अपन क्या बोलते हैं? हस। बादाम, अखरोट वगैरह जो आती है उनके ऊपर एक कठोर आवरण आता है, उस कठोर आवरण को क्या बोलते हैं? तो मटर, सेम, कपास इत्यादि के बाह्य आवरण को हल। ठीक है। चावल, गेहूं, जो इत्यादि दालों के बाह्य आवरण को, और अखरोट, बादाम इत्यादि के बाहरी कठोर आवरण को लिखो नेक्स्ट, हल। HULL, हल। लिखो मटर, सेम, कपास, मटर, सेम, कपास इत्यादि आवरण को के बाह्य आवरण को हल कहते हैं।
इत्यादि के बाह्य आवरण को हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल। नेक्स्ट लिखो हस्क, HUSK, हस्क। हस्क लिखो अनाज, दालों, अनाज, दालों, दाल इत्यादि के बाह्य आवरण को, इत्यादि के बाह्य आवरण को हल, मटर, सेम, कपास इत्यादि के बाह्य आवरण को हल कहते हैं। मटर, सेम, कपास इत्यादि के बाह्य आवरण को हल कहते हैं। हस्क के अंदर लिखना है अनाज, दालों इत्यादि के बाह्य आवरण को हस्क कहते हैं। दालों में आ गए ना चना, तो कहां जा रहा है अभी? ठीक है, नेक्स्ट लिखो शेल। नेक्स्ट लिखो शेल। शेल लिखो बादाम, अखरोट इत्यादि के बाह्य आवरण को। ठीक है, ये डिफाइंस है हमारी जो आपको याद होनी चाहिए सारी की सारी। सबसे इंपॉर्टेंट की अगर बात करते हैं तो चारा और दाना दो, उसके अलावा जो अपन ने क्रूड फाइबर लिखा है, NFE लिखा है, CP लिखा है, ईथर एक्सट्रैक्ट लिखा है, टोटल एसिड ऐश लिखा है, वो सारी की सारी। इसके अलावा इसमें राशन वाली सारी की सारी, राशन की खुद की, संतुलित राशन की, संतुलित आहार की, मेंटेनेंस राशन की, आइडियल राशन की, इन सब की डिफाइन अपने को याद रखनी है। हल, हस्क और शेल कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जो लिखा है अपन ने फोडर, स्टोवर और स्ट्रा, इनकी डिफाइन अपने को याद रखनी है। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इसके अंदर से आएगा, 100% आएगा। ठीक है, डेफिनेशन वाला पोर्शन यहां पर होता है खत्म। ठीक है, हेडिंग डालोगे प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल। प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स। प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल, प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स। देखो, दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, विलियम हैनबर्ग और दूसरे का नाम है फ्रेडरिच स्टोमैन। ये तो है दो साइंटिस्ट जिन्होंने ये प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, जगह का नाम याद रखना है, विंडे। और ये विंडे कहां पर है? जर्मनी के अंदर, है ना। इन्होंने बेसिकली पोषक पदार्थ जो होते हैं भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को 6 समूहों में विभाजित किया। कितने समूह में? 6 समूह। और प्रत्येक समूह को इसने क्या नाम दिया? प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल। तो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल की संख्या कितनी होगी? 6। 6 के नाम की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है पानी। दूसरे नाम की अगर बात करते हैं तो CF, क्रूड फाइबर। क्या होता है इसकी बात अपन पहले कर ही चुके हैं।
तीसरे नंबर पे आता है NFE, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। इसके अलावा चौथे नंबर पे CP, क्रूड प्रोटीन। पांचवें नंबर पे ईथर एक्सट्रैक्ट। और छठे नंबर पे अगर बात करते हैं तो क्या टी है, टोटल एश। पोषक पदार्थों की अगर बात करते हैं तो 6 पोषक पदार्थ हैं हमारे पास में। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, मिनरल्स, विटामिन और पानी। ठीक है, इनमें से क्या नहीं आया इसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट आ गया यहां से, प्रोटीन आ गया, वसा आ गई, टोटल एच से खनिज लवण भी आ गए, पानी आ गया। क्या नहीं आया? क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल के अंतर्गत नहीं आता है? विटामिन इसके अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, बाकी सारे के सारे प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स के अंदर आते। क्लियर? लिखो इसके अंदर, लिखो विलियम हैनबर्ग तथा फ्रेडरिच स्टोमैन। विलियम हैनबर्ग तथा फ्रेडरिच स्टोमैन। विलियम हैनबर्ग तथा फ्रेडरिच स्टोमैन ने विंडे नामक जगह पर विंडे नामक जगह पर विंडे नामक जगह पर विंडे जर्मनी भी लिखना, विंडे जर्मनी नामक जगह पर खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक तत्वों का विश्लेषण करके विंडे जर्मनी नामक जगह पर खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों का विश्लेषण करके खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों का विश्लेषण करके खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों का विश्लेषण करके खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों का विश्लेषण करके उन्हें 6 समूहों में विभाजित किया। उन्हें 6 समूहों में विभाजित किया। उन्हें 6 समूहों में विभाजित किया। उन्हें 6 समूहों में विभाजित किया, जिन्हें जिन्हें प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स कहते हैं। जिन्हें प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स कहते हैं। जिन्हें प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स। ठीक है, कौन से सन में दिए थे? 1915 नहीं, 1865। सन भी लिखो। 1865 में। 1865 में। ठीक है, नाम लिखो 6 समूहों के। सबसे पहले पानी है,
और नोट डाल के लिखोगे विटामिन प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल की श्रेणी में नहीं आते हैं। 6 लिखने के बाद में नोट डाल के लिखोगे विटामिन प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल की श्रेणी में नहीं आते। विटामिन प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल की श्रेणी में नहीं आते हैं। विटामिन प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल की श्रेणी में नहीं आते हैं। विटामिन प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, थोड़ी सी जनरल नॉलेज। फादर ऑफ न्यूट्रिशन लिखवा दिया क्या? एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। फादर ऑफ मॉडर्न न्यूट्रिशन जस्टस वॉन लिबिक। फादर ऑफ इंडियन न्यूट्रिशन डॉक्टर कुलथर गोपालन। लिखो पोषण विज्ञान के जनक, आधुनिक पोषण विज्ञान के जनक और भारतीय पोषण विज्ञान के जनक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक लिखा था अपन ने पहले। किसके पिताजी थे? जीवित कोशिका के पिताजी। माइक्रो माइक्रोबायोलॉजी। मिलता जुलता सही है, ध्यान रखना। एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर और वो था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। ध्यान रखोगे। एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर याद रखना, बाकी कोई नहीं पूछेगा, दो नाम आपसे शिवालय के पेपर में आएगा तो कर लेना, बस अंडरलाइन करोगे एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर को, ये याद रखना अपने को। ठीक है, प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल्स कैसे निकाले गए उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना, कभी कभी पूछ लेते हैं हमारे से।
तो थोड़ा सा आइडिया तो अपन पहले ले ही चुके हैं कि भाई स्टोक्स एपरेटर, जेल्डाल फ्लास्क, मफल फर्नेस, ये सारा का सारा। फिर भी थोड़ा सा का आइडिया, वर्तमान के अंदर NIRS जो इन्होंने किया था वो तो 1865 में किया था। आजकल हमारे पास में मशीनें आ गई है, टेक्नोलॉजी का नाम है NIRS, नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये टेक्निक है जिसका उपयोग करते हैं प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल को याद करने के लिए। हेडिंग डालो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल की विधि। विधि प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ज्ञात करने की विधि कैसे ज्ञात करोगे? हल्का सा आइडिया रखना, ज्यादा दिमाग मत लगाना इसके अंदर, पहले बता रहा हूं तुम्हारे को। तुम सोचते रहो कि नहीं सर ऐसे कैसे नहीं करना, बस अपने को पता होना चाहिए बस। देखो इधर, कोई सा भी खाद्य पदार्थ आपने लिया, कुछ भी हो सकता है वो, कोई सा भी खाद्य पदार्थ, ठीक है। इस खाद्य पदार्थ को आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हॉट एयर ओवन के अंदर रख दिया, गर्म हवा भट्टी, 1 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। आपको इससे पानी की मात्रा का पता लग जाएगा, और बचा हुआ जो पदार्थ रहेगा उसको बोलेंगे ड्राई मैटर। क्या बोलेंगे? शुष्क पदार्थ। क्या बोलेंगे? शुष्क पदार्थ, ठीक है। कोई सा भी घास का सैंपल लिया आपने, वजन किया, उसका वजन मान लो 10 ग्राम आया, ठीक है। 10 ग्राम वजन लेने के बाद में आपने हॉट एयर ओवन के अंदर रख दिया, 1 घंटे तक रखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। आपको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है ना, तो भाप बन के जितना भी पानी होगा वो तो उड़ जाएगा और अपने पास में सूखी घास बच जाएगी। आपने सूखी घास का वजन किया, अब वजन आया 7 ग्राम, इसका मतलब 3 ग्राम उसके अंदर क्या था? पानी। पहला अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल आ गया अपना, ठीक है। अब जितने भी काम करने हैं वो हमारे को इस ड्राई मैटर से करने, ठीक है। इस ड्राई मैटर को आपने डाला मफल फर्नेस के अंदर। किसके अंदर डाला? मफल फर्नेस। 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए। आपको क्या प्राप्त हो गई? टोटल एश। ये आपका दूसरा अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल। पहला तो पानी आ गया, दूसरा ये आ गया, ठीक है। जो ड्राई मैटर था, इसी ड्राई मैटर के अंदर से आपने इसको डाला जेलडाल फ्लास्क के अंदर। किसके अंदर? जेलडाल फ्लास्क। जेलडाल फ्लास्क के अंदर कंसंट्रेट H2SO4 काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? कंसंट्रेट H2SO4। आपको क्या प्राप्त हो गई? क्रूड प्रोटीन प्राप्त हो गई। जेलडाल फ्लास्क के काम में लेते हैं क्रूड प्रोटीन का एस्टिमेशन। नाइट्रोजन ज्ञात हो गई हमारे को, नाइट्रोजन को 6.25 से गुणा कर दिया तो हमारे को क्रूड प्रोटीन की मात्रा ज्ञात हो गई। अब जो बचा हुआ पदार्थ है, उस बचे हुए पदार्थ को हमने ईथर के अंदर घोला। किसके अंदर? ईथर के अंदर। जो पदार्थ ईथर के अंदर घुल गया उसको नाम दे दिया अपन ने ईथर एक्सट्रैक्ट। क्या नाम दे दिया? ईथर एक्सट्रैक्ट। ये आपका तीसरा अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल, ये आपका चौथा अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। फिर जो पदार्थ बच गया, उस पदार्थ को हमने कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट NaOH, इन दोनों से क्रिया करवाई। जो पदार्थ मिला उससे हमारे को उसको नाम दे दिया क्रूड फाइबर। क्या नाम दे दिया? क्रूड फाइबर। ये आपका पांचवा अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आपका टोटल एश और ये आपका पानी। अब जो पदार्थ बच गया उसको नाम दे दिया अपन ने NFE। क्या नाम दे दिया? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, ठीक है। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए किसी प्रकार की कोई केमिकल वेमिकल काम में नहीं लिया हमने,
है ना। सिंपल सा कंसेप्ट था कि जितना ड्राई मैटर है, अगर उस ड्राई मैटर के अंदर से पानी, टोटल एश, क्रूड प्रोटीन, ईथर एक्सट्रैक्ट, क्रूड फाइबर, इन सबको अगर हटा देंगे तो बाकी बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा? NFE। तो NFE को हमने परसेंटेज के अंदर लिखा है इस प्रकार से कि प्रतिशत NFE बराबर 100। परसेंटेज 100 में से निकली जाएगी, तो 100 के अंदर से आप क्या क्या निकाल दो? पानी निकाल दो, प्लस प्रतिशत टोटल एच निकाल दो, प्लस प्रतिशत क्रूड प्रोटीन निकाल दो, प्लस प्रतिशत ईथर एक्सट्रैक्ट निकाल दो, प्लस प्रतिशत क्रूड फाइबर भी निकाल दो, तो बाकी बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा? NFE। 99% ये सही आएगा। 1% का वेरिएशन आता है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। ठीक है। तो किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर से अगर आप अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले पानी की मात्रा का पता करना पड़ेगा। तो पानी की मात्रा का पता करने के लिए हमारे को किसका उपयोग करना पड़ेगा? हॉट एयर ओवन का। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर 1 घंटे के लिए छोड़ दोगे, वजन ले लिया 10 ग्राम। अगर वजन कम हो जाता है तो जितना वजन कम हुआ है वो क्या हो जाएगा? पानी की मात्रा। ड्राई मैटर बच गया अपने पास में। ड्राई मैटर वो पदार्थ है जिसके अंदर पानी की मात्रा 0% है। कितने परसेंट है? 0%। ठीक है। इस ड्राई मैटर को मफल फर्नेस के अंदर 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 घंटे तक जलाया तो हमारे को क्या प्राप्त हो गई? टोटल एश। टोटल एश की अगर बात करते हैं तो टोटल एश को भी दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। कंसंट्रेट HCl। HCl मतलब एसिड है। एक तो होती है एसिड सोल्यूबल एश और एक होती है एसिड इनसोल्यूबल एश। इनसोल्यूबल एक तो वो ऐश है जो एसिड के अंदर घुल जाएगी, और एक वो है जो एसिड के अंदर नहीं घुलेगी। जो एसिड के अंदर घुलेगी उससे तो हम खनिज लवण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? खनिज लवण। और जो एसिड इनसोल्यूबल होगी इसके अंदर पाई जाएगी सिलिका। क्या मिलेगी? जिसको आप मिट्टी बोलते हो। भाई कोई भी खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, अगर चारा ही ले रहे हो तो मिट्टी हो सकती है उसके अंदर। तो एसिड में जो घुल जाएगी वो उससे तो खनिज लवणों का एस्टिमेशन किया जाएगा। जो नहीं घुली उसमें मतलब उसमें क्या है? सिलिका है। बचा हुआ जो ड्राई मैटर है, जेल डाल फ्लास्क के अंदर कंसंट्रेट H2SO4 से क्रिया कराओगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? क्रूड प्रोटीन। जो बचा हुआ पदार्थ है उसको ईथर के अंदर घोड़ोगे तो ईथर एक्सट्रैक्ट। और जो बचा हुआ है उसको कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट NaOH के साथ में क्रिया कराओगे तो क्रूड फाइबर। और इन सबको निकालने के बाद में जो बच गया वो अपने आप के अंदर क्या आ गया? NFE। तो NFE के अंदर घुलनशील कार्बोहाइड्रेट लिखे हैं अपन ने, तो वो घुलनशील कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर आएंगे? NFE। तो NFE को किसी प्रकार से एस्टिमेशन नहीं किया जाता। NFE हमेशा फॉर्मूले से ही निकाला जाता है कि 100 के अंदर से अगर आपने ये सारी चीजें अगर आपने निकाल दी तो ये सारी की सारी बचा हुआ पदार्थ क्या कहलाएगा? NFE। तो 100% के अंदर से पानी, टोटल हैश, क्रूड प्रोटीन, ईथर एक्सट्रैक्ट और क्रूड फाइबर, इन सबको निकाल दिया अगर आपने बाहर, तो बचा हुआ जो वेरिएशन आया है वो वेरिएशन ही क्या कहलाएगा? NFE कहलाएगा। ठीक है। एक बार थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, ज्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाओगे। पोटेरोन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर याद रखना ही रखना। मफल फर्नेस 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर याद है ही हमारे को। क्रूड प्रोटीन के लिए जेल फ्लास्क है ही हमारे पास में, याद रख लेना भाई। कंसंट्रेट H2SO4 काम में लेते हैं। ईथर एक्सट्रैक्ट के लिए ईथर काम में लेना है, और क्रूड फाइबर के लिए HCl और NaOH, ये दोनों काम में लेना है। हल्का हल्का सा थोड़ा सा आइडिया रखना बस, और कुछ नहीं। ठीक है। उतारो ऐसे कैसे। सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। जो समझ में नहीं आया वो बताओ भाई, ये समझ में नहीं आया। हाँ, इसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, ये सारे अपन ने पहले लिख चुके हैं अपन। क्रूड प्रोटीन का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, इथर एक्सट्रैक्ट का कैसे करेंगे, टोटल एज का कैसे करेंगे, ये सब अपन ने पहले पढ़ रखे हैं। रिपीट किया है तो आ गया सर, वेरी गुड। आप भी रिपीट किया करो रूम पे जाके, पढ़ा करो इनको जाके।
क्या हो गया? जेल फ्लास्क के कंसीओएन कंसंट्रेट, सीओएन का मतलब कंसंट्रेट सांद्र, सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तेरे को समझ में आ गया था इसका मतलब है? बता दिया ना? हाँ। क्या? लिख लिया सबने? आराम से लिखो, आराम से। लिख लिया सबने? तो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल कितने थे? ये रहा आपका छठा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल, जिसको हमेशा इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात किया जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन से प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल का एस्टिमेशन नहीं किया जा सकता, तो वो कौन सा है? एनएफई। हमेशा फॉर्मूला से ही निकालेंगे और कोई रास्ता हमारे पास में नहीं है। हॉट एयर ओवन को गर्म हवा भट्टी बोलते हैं, ध्यान रखना। सर्जरी पढ़ी है ना पढ़ने?
पढ़िए ना। हॉट एयर ओवन से किसका इंस्टॉलेशन करते हैं? कांच के उपकरणों का। उसके अलावा पाउडर का, पेट्री डिश, बीकर हो गया। नोट डाल के लिखो, ऊपर ही ऊपर लिखना। लिक्विड पैराफिन तथा तेल, ऑयल, स्टेरिलाइजेशन, सर्जरी का है। हॉट एयर ओवन से करते हैं। तरल पदार्थों के लिए क्या काम में लिया था? फिल्ट्रेशन लिया था ना। लेकिन लिक्विड पैराफिन और ऑयल ये भी तरल पदार्थ ही हैं, लेकिन इनका स्टलाइजेशन किससे करते हैं? हॉट एयर ओवन से। फिल्टर पेपर में से ये पास ही नहीं हो पाते, इसलिए इनके स्टलाइजेशन के लिए क्या काम में लेते हैं? हॉट एयर ओवन। LIQ का मतलब है लिक्विड या तरल पैराफिन। नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग वर्तमान में प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल के विश्लेषण के लिए किया जाता है। नोट डाल के लिखो, NIRS, नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग वर्तमान में प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल के विश्लेषण के लिए किया जाता है। वो जितनी विधि लिखी है ना, वो 1865 की है। वो वर्तमान के अंदर इतना टाइम तो है नहीं, हमने मशीन बना दी। नाम है NIRS, नियर इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो डिफाइन के अंदर अपन ने लिखे थे ना उस टाइम पे, क्रूड फाइबर, TDN, CP, ये सारे के सारे वो आने यहाँ पर चाहिए थे, लेकिन वो उस टाइम पे करवा दिया अपन ने डिफाइन के साथ में। ध्यान रखना, इसीलिए डिटेल यहाँ पर नहीं बताई मैम। सर एक बार रिपीट करना चाहोगे? नहीं, तुम रिपीट करवाना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, वो तुम्हारी इच्छा है। मैं तो क्यों ही रिपीट करूंगा।
प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल यहां पर होते हैं खत्म। 1865 याद रखोगे, विलियम हैनबर्ग और फ्रेडरिच स्टोमैन याद रखोगे, विंडे जर्मनी नामक जगह याद रखोगे, 6 प्रिंसिपल याद रखोगे, नाम याद रखोगे। विटामिन प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल की श्रेणी में नहीं आता है, ये भी याद रखोगे। और एनएफई का एस्टिमेशन सिर्फ फॉर्मूले से किया जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है, ये भी याद रखोगे। डिफाइन अपन ने सबके पहले लिखी ली है, इसलिए दोबारा इसके बाद नहीं करेंगे। एनआईआरएस का नाम लिखा है हमने, लेकिन आपके काम का नहीं है, बस नॉलेज के लिए है बस ये। ठीक है, पिताजी का नाम याद रखना भाई, एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। ठीक है, हेडिंग डालोगे भोजन के प्रमुख पोषक तत्व। हाँ बड़ी जल्दी बंद करी रे। हेडिंग डालो भोजन के प्रमुख पोषक तत्व। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व। नया टॉपिक है, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कितने होते हैं? 6। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पे फिर 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 पानी। इनमें से ऊर्जा प्रदान कौन करता है? ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि विटामिन, खनिज लवण और पानी ऊर्जा प्रदान नहीं करता। जिस सीक्वेंस के अंदर लिखा है उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। लिखो ये नाम और हेडिंग डालोगे कार्बोहाइड्रेट। क्या हो गया ललिता? रोमन संख्या में लिखो। नहीं नहीं, वो क्या ना, एक ही मजाक बार बार करने से फिर वो कॉमन हो जाता है, इसलिए तू कुछ नया लेके आया फिर। है, ऐसे बोल दे कि कार्बोहाइड्रेट पहले क्यों लिखा, प्रोटीन बाद में क्यों नहीं लिखा। 6 नाम लिखोगे और नंबर 1 लिखोगे कार्बोहाइड्रेट। पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन के बारे में, उसके बाद में वसा, उसके बाद में विटामिन, फिर खनिज लवण और फिर पानी के बारे में। और ऊर्जा उत्पादन के क्रम की अगर बात करते हैं तो शरीर को सबसे पहले ऊर्जा प्रदान कौन करते हैं? प्रोटीन। लट लेके आना रे एक बार। शरीर को सर्वप्रथम ऊर्जा प्रदान कौन करेंगे? तीनों ही बोल दिए तुमने, तो एक तो सही हो गई। कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वसा, और वसा नहीं है तो सबसे अंत में ऊर्जा प्रदान कौन करेगा? अगर प्रोटीन का पाचन हो रहा है, इसका मतलब है कि फिर कुपोषण वाली स्थिति के अंदर आ रहे हो। हेडिंग डालो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सुनते जाओ, बाद में लिखोगे। शरीर को सर्वप्रथम ऊर्जा प्रदान करते हैं।
सबसे पहले ऊर्जा प्रदान कौन करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। आपने कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों एक साथ खा लिया, तो सबसे पहले ऊर्जा कौन प्रदान करेगा? कार्बोहाइड्रेट। दूसरी बात, रासायनिक रूप से अगर देखा जाए तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होता है। एल्डिहाइड कीटोन केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे आपने। ऐसे मत बोलो, आपने बायोलॉजी एग्रीकल्चर ले रखी है आपने 11th 12th के अंदर, और उस टाइम पे आपने एल्डिहाइड और कीटोन पढ़े हैं। ठीक है, इनके अंदर तीन चीजें पाई जाती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका अनुपात जो होता है वो 1:2:1 होता है। रासायनिक रूप से इनको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2nO, O के अंदर N, जैसे ग्लूकोज के लिए लिखते हैं ना अपन, क्या लिखते हैं? C6। अनुपात कितना हो गया? लिख दो, गणित अच्छी है तुम्हारी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? CnH2ON। इतनी गणित आती तो सर पता नहीं क्या कर लेता। अच्छा, ये तो Cn तो N ही रहेगा, H2 के बाहर क्या लगा हुआ है? तो H2N हो गया, और O के बाद में वैसा ही तो आ गया ना। तो ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, बराबर ही बात है, वो कोई ज्यादा मतलब वाली बात नहीं। ठीक है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की अगर बात करते हैं, उसको बोलते हैं सैकेराइड। क्या बोलते हैं? या शर्करा, शुगर। तो आपसे पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनते हैं? सैकेराइड या शर्करा से मिलकर बनते हैं। ठीक है, शर्करा के अणुओं की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को तीन श्रेणी में विभाजित किया गया है। जहां पर शर्करा या सैकेराइड का अणु सिर्फ एक होता है उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। जहां पर 2 से 10 अणु होते हैं उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। और जहां पर 10 से अधिक अणु होते हैं उसको बोलते हैं, बचपन के अंदर पढ़ा होगा आपने थोड़ा सा, बचपन की बातें करेंगे कल, पहले ये होता